नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। गदरपुर स्थित अहिब कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने एकत्रित होकर 3 बार ओम उच्चारण किया और 13 बार विजय महामंत्र जाप के साथ अखंड भारत का संकल्प दिवस मनाया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि 712 ईस्वी से पहले जितना भी इतिहास है सब हिंदू और सनातन धर्म का था और भारत का क्षेत्रफल लगभग 90 लाख किलोमीटर का था, लेकिन भारत के कुछ गद्दारों के कारण मुगलों का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद से भारत देश खंडित हो गया। आपको बता दें कि किसी कारणवश कार्यक्रम 14 अगस्त को हो नहीं पाया, जिसके चलते आज 16 अगस्त को अखंड भारत निर्माण दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। 712 से पहले का जितना भी इतिहास भारत का है वह उस समय केवल हिंदू और या सनातन धर्म ही रहा करता था। मुगलों के आने के बाद भारत के कुछ गद्दारों के सहयोग से विदेशी आक्रमणकारियों ने इस भारत की महान भूमि पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक से दूसरे हिंदू को लड़ाया और अपना राज बढ़ाते गए। फलस्वरूप इस भारत के 17 बार खंडन हो चुका है भारत की महान भूमि का। यानी कि जब भारत अखंड था तो भारत का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग था। 712 से पहले का जितना भी इतिहास भारत का है वह उस समय केवल हिंदू और या सनातन धर्म ही रहा करता था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए हर्षिल बटालियन मेजर रविंद्र की कमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्वरूप चोटी की तरफ एक संयुक्त अभियान किया गया। संयुक्त अभियान का उद्देश्य भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच संयुक्तता को बढ़ाने के तथा सख्त से सख्त और जोखिम भरे इलाकों में कार्यरत सैनिकों के मन से साहसपूर्ण कार्य की अनुभूति स्थापित करना है। अभियान दल ने जोखिम भरे रास्तों से होकर सरपू चोटी पहुंचकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चोटी पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और पूरी दुनिया को आह्वान किया कि भारत का ध्वज इसी तरह से हमेशा ऊंचा रहेगा। अगली खबर किशनगंज से है, जहां किशनगंज जिला महामंत्री देहांत के बाद उस पद के लिए चुनाव कराया गया। चुनाव के बाद जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसके लिए कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज प्रतिनिधियों ने खुलकर सहमति दी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला महामंत्री पद पर सलीमुद्दीन को दिया गया है। जिला महामंत्री पद के लिए 14 अगस्त को चुनाव कराया गया था, जिसमें सभी का सहमति से पद सलीमुद्दीन को दिया गया है। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया है। नारसन बॉर्डर के बाद भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा रुड़की पहुंची है, जहां जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। रुड़की में के मालवीय चौक पर विधायक प्रदीप बत्रा के अनुरोध पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट यात्रा में पहुंचे और सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अजय भट्ट ने कहा कि देश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सभी कार्यकर्ता निकले हैं। आज उत्तराखंड में भाजपा सरकार की तरफ से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए वे खुद आए हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि जिस तरह पहले से भाजपा को जनता ने आशीर्वाद दिया, ऐसी तरह अपना आशीर्वाद 2022 के चुनावों में भी जनता भाजपा के साथ बनाए रखे। क्या कुछ कहा अजय भट्ट ने, आइए आपको सुनवाते हैं। का आशीर्वाद लेने के लिए हम पूरे देश भर में निकले हैं। आज उत्तराखंड में मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। सारे कार्यकर्ता इस समय जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारा जनता से यही कहना है, यहाँ की प्रबुद्ध जनता और देवभूमि की देवतुल्य जनता से, कि जो आशीर्वाद और प्रेम आपका पहले बना हुआ है, ये प्रेम बिल्कुल इसी तरह बना रहना चाहिए।
तो बीजेपी ने 2022 चुनाव में जीत के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। जो जन आशीर्वाद यात्रा आज रुड़की पहुंची, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय भट्ट इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सम्मिलित होने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 चुनावों में जनता से उम्मीद है कि जनता इसी तरह अपना आशीर्वाद बीजेपी के साथ बनाए रखेगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बाजपुर से है, जहां बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षा लेने के लिए आई छात्राओं को शिक्षा की जगह बीमारियों वाला धुआं सौंपा जा रहा है, जिससे छात्राएं मजबूरन कक्षा में बैठने को मजबूर हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधन छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लापरवाही बरतता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, विद्यालय में शिक्षक खुद मास्क न पहनकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का मजाक बना रहे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को खोलने के लिए आदेश जारी किए थे, जिसके चलते बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में छात्राएं सरकार द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। जहां विद्यालय में शिक्षा लेने आई कई छात्राएं मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझ रही हैं। इतना ही नहीं, छात्राओं को शिक्षा देने वाली अध्यापिकाएं भी बिना मास्क के कक्षाओं में शिक्षा दे रही हैं। वहीं विद्यालय में स्कूली छात्राओं को शिक्षा देने की जगह कूड़े का धुआं भी मिल रहा है। जहां कक्षाओं के समीप विद्यालय के कर्मचारी ने कूड़े में आग लगा दी, जिससे कक्षाओं में जहरीला धुआं भरा दिखाई दिया, जिससे छात्राएं मजबूरन कक्षा के बाहर बैठने को मजबूर रहीं। बच्चों के आते ही हमने उनको जो है थर्मल स्कैनर का भी उनका टेम्परेचर भी देखा और सैनिटाइज़र भी दिया बच्चों को हाथ साफ करने के लिए। और उधर पीछे घास हो रही थी, घास कटवाई और उसके बाद कल हमने ये घास जलाने वाली दवाई भी उसमें डाल दी है ताकि घास बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सांप कीड़े का डर न रहे। और बच्चों की संख्या आज पहला दिन था, अंदाज भी नहीं आया तो कमी थी 6, 7, 8 में भले ही। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां रामपुर बॉर्डर पर खनन का अवैध खेल खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश जिला रामपुर की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाएं हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं। जहां पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाओं में हरियाली देखने को मिलेगी तो वहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में गहरे गहरे गड्ढे देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की अनदेखी के चलते खनन माफिया जमकर इस इलाके में फल फूल रहे हैं और कोसी नदी का अस्तित्व ही खतरे में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय रहते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने इस ओर कोई ठोस कदम ना उठाया तो कोसी नदी का अस्तित्व और आसपास के जिलों में जल समस्या का बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। हम लोग को शिकायत मिली थी कि बॉर्डर एरिया पे खनन किया जा रहा है। तुरंत तहसील प्रशासन की और पुलिस की भी टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने हमें यही अवगत कराया है कि जिस एरिया में खनन चल रहा है वो यूपी का क्षेत्र है, ना कि वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। और इसमें वहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने भी यही बताया कि ये यूपी के क्षेत्र में है जो है ये हम कर रहे हैं। तो ये एकदम साफ है कि उत्तराखंड में देखिए जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं वहाँ पे कोशिश की जाती है कि प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बना के त्वरित कार्रवाई की जाए। जो उत्तराखंड है अपना, ये इधर उत्तराखंड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, अच्छा खासे चलता है यहाँ पे, ना ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन यूपी में अवैध खनन चलता है तो इसकी शिकायतें भी आती रहती हैं। रोड वगैरह भी ज़्यादा मतलब चोरी से जाता है तो ठीक नहीं है यहाँ पर। हम लोग को शिकायत मिली। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चंद्रशेखर चौक पर कई साल बाद 2 दिन पहले लगाई गई चंद्रशेखर आजाद की नई प्रतिमा को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। शहर के सभी लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी के चलते आज कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन गुप्ता भी अपने समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन इस अवसर पर सचिन गुप्ता नाराज नजर आए। सचिन गुप्ता ने कहा कि 2 दिन पहले ही यहां पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी कई साल से स्थानीय लोग मांग कर रहे थे, लेकिन राजनीति के चलते प्रतिमा स्थापित नहीं हो पा रही थी। और क्या कुछ कहा सचिन गुप्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। चंद्रशेखर चौक पे जो मूर्ति स्थापना हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें आया हूँ। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है 75वें। और आज हम जो है जिस आज़ादी से हमारे पूर्वज, हमारे जो आंदोलनकारी थे, लड़े थे, उनकी वजह से हमें जो आज़ादी मिली, आज हम उसका ही स्वतंत्रता दिवस जो है बनाने आए हैं। और ये पूरे रुड़की शहरवासियों के लिए गौरवान्वित होने की बात भी है, क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति की जरूरत महसूस हो रही थी, जो गलत तरीके से, गलत भावना के तरीके से हटाई गई थी, जिसे स्थापित करके रुड़की वासियों ने अपना
धर्म निभाया और आज़ादी के मूर्त रूप में पाया गया है। शेखर चौक पे जो मूर्ति स्थापना हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें आया हूँ। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है 75वें, और आज हम जो है जिस आज़ादी से हमारे पूर्वज, हमारे जो आंदोलनकारी थे, लड़े थे, उनकी वजह से हमें जो आज़ादी मिली, आज हम उसका ही स्वतंत्रता दिवस जो है बनाने आए हैं। और ये पूरे रुड़की शहरवासियों के लिए गौरवान्वित होने की बात भी है, क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति की जरूरत महसूस हो रही थी, जो गलत तरीके से, गलत भावना के तरीके से हटाई गई थी, जिसे स्थापित करके रुड़की वासियों ने अपना धर्म निभाया और आज़ादी के मूल। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करोड़ों की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को सौगात दी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का लोगों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के गांव चनकपुर में बुक्सा समुदाय के लोगों द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन के निर्माण की कैबिनेट मंत्री से मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य कराया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने 1 करोड़ की लागत से हुए अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि स्वरोजगार के साथ साथ महिलाओं को एक मार्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे महिलाओं का बनाया गया सामान बाजारों में उतारा जा सके। काशीपुर से है, जहां राकेश टिकैत के उत्तराखंड दौरे से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है, क्योंकि किसान के नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं। टिकैत दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को होने वाली किसानों की महापंचायत के लिए लोगों से मुलाकात की। आज पूरा एक ये तिरंगा यात्रा थी जो नानक मत्था से शुरू हुई, और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ ये कई जगह झंडा फहराया, लोगों से मिले, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई, और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत है 5। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां जिला सभागार कक्ष में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि संबंधित बैंकर्स के पास स्वरोजगार अपनाने को लेकर ऋण हेतु लाभार्थियों के आवेदन समिति द्वारा भेजे गए हैं, जिन्हें त्वरित गति से निस्तारण करने के साथ ही समय से लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार के साधन सुलभ कराने हेतु बैंकर्स लंबित आवेदनों को तेजी लाएं। जिलाधिकारी श्री दीक्षित ने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागों द्वारा जो आवेदन बैंक में भेजे गए हैं उन्हें त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने आरएसटी की भी समीक्षा की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।